नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा प्री बजट स्पेशल खास शो में, जहां हम आज बात करने वाले हैं तेल तिलहन इंडस्ट्री के मुद्दों की। क्या है इस इंडस्ट्री की दिक्कतें और बजट से इस इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें हैं, इस पर बात करेंगे। क्योंकि कोरोना काल से और फिर रूस यूक्रेन वॉर से जिस तरह की सप्लाई चेन की दिक्कतें बढ़ी थी और उसके बाद तमाम तरह के चैलेंजेस इस इंडस्ट्री में देखने को मिली थी, लेकिन सरकार का भी फोकस इस इंडस्ट्री की ओर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। लेकिन क्या बजट में कुछ ऐसे फैसले होंगे जो इस इंडस्ट्री को फायदा दे? आज हमारे साथ तीन खास मेहमान सी ऑफिस से हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के ऑफिस में हूं मैं, मुंबई के ऑफिस में, और अहमदाबाद से हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी जी हैं जो एशियन पाम ऑयल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, और आज बीवी मेहता साहब हैं, सी के ईडी हैं। सनविन ग्रुप से हमारे साथ संदीप बजोरिया जी हैं, और साथ ही हमारे साथ हरेश व्यास जी हैं, ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है रॉयल कैस्टर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले बात होगी आत्मनिर्भर भारत बनने की, जिस तरह से लगातार कोशिश हो रही है, इस कवायद को पूरा करने के लिए आप लोग भी सी की तरफ से भी लगातार आप लोगों की कोशिश हो रही है। बीबी मेहता साहब, सर सबसे पहला सवाल आपसे ही होगा, कहां पर चूक हो रही है, क्या दिक्कतें हो रही है कि ग्राउंड पर उस तरह से रिजल्ट्स अब तक नहीं दिख रहे हैं? देखिए, अगर हम देखें तो जो इंडिया की प्रोडक्टिविटी काफी कम है, 1000 या 1100 किलो पर हेक्टर है। आज 30 मिलियन हेक्टर में हमारी ऑयल सीड की बुआई हो रही है और सामने प्रोडक्शन भी 30 मिलियन तक का ही है, मतलब 1000 किलो आ रहे हैं। वर्ल्ड की जो वर्ल्ड एवरेज है 2200 किलो है और वर्ल्ड हाईएस्ट है 3.5 टन है, मतलब वी आर हाफ ऑफ द वर्ल्ड एवरेज। जो मेजर रीजन ये है कि हमारा जो फोकस होना चाहिए ऑयल सीड सेक्टर पे वो कम है। अब अभी दो साल से गवर्नमेंट को भी चिंतित है क्योंकि इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। बाकी इजीली पाम ऑयल और बाकी के ऑयल आ रहे थे तो इतने चिंतित नहीं थे, मगर अभी जैसे लास्ट ईयर इंडियन गवर्नमेंट इंडिया ने कम से कम 1.5 लाख करोड़ स्पेंड करना पड़ा एडिबल ऑयल इंपोर्ट के लिए। एक ह्यूज अमाउंट है, और हमारी जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट पे कम से कम 60% है, वो भी एक चिंता का विषय है क्योंकि इट्स ए मैटर ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो इसके वजह से आज गवर्नमेंट इस पर सोच रही है कि क्या किया जाए ताकि हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़े, और इस पर पूरा ध्यान है। और हम आशा रखते हैं कि ये साल के जो बजट में गवर्नमेंट का फोकस हो कि एडिबल ऑयल सीड पे ज़्यादा ध्यान दे। जो नेशनल मिशन और एडिबल ऑयल है वो जल्दी से लॉन्च किया जाए। खाली लॉन्च किया इतना जरूर नहीं है, इसके साथ में फंडिंग भी आवश्यक है कि एक आज 5 साल का प्रोग्राम लेके चले और कम से कम हर साल 5,000 करोड़ रुपया उसमें दे ताकि उसकी इम्पैक्ट आए, और 5 साल में जो हमारी डिपेंडेंस 60% है वो कम करके हम 40% लेके आए। वो एक फोकस होना चाहिए और उसके मुताबिक आज नई पॉलिसी में ये आना चाहिए। ओके सर, संदीप बजोरिया जी, आपसे मेरा सवाल होगा एडिबल ऑयल मिशन को लेकर। इसको ऑपरेशनलाइज करने में क्या दिक्कतें हो रही है और क्या कुछ इस दिशा में करने की ज़रूरत है ताकि घरेलू बाजार में खाने के तेल के उत्पादन को बढ़ाया जा सके और आत्मनिर्भर की तरफ हमारा कदम बढ़ सके? क्योंकि चर्चा तो कई सालों से हो रही है, लेकिन उस ओर अभी तक उस तरह की प्रोडक्टिविटी दिखी नहीं है कहीं भी ग्राउंड पर। क्या कुछ कमी रह गई है और क्या करने की ज़रूरत है, और सरकार से किस तरह की डिमांड आपकी है और बजट से क्या उम्मीद है? विश्वमोहन जी, देखिए, गवर्नमेंट ने पाम ऑयल मिशन तो लॉन्च किया है जिसमें 11,000 करोड़ का उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, अभी 8 महीने पहले उन्होंने किया है। तो वो तो एक वेलकम स्टेप थी, एसोसिएशन ने उसको अच्छी तरह से सहारा है। लेकिन इसके साथ साथ में हमें जैसे सरसों है, ग्राउंडनट है और सोयाबीन है, इनमें भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमको अपना मिशन लॉन्च करना ज़रूरी है। ये बातें हम कहते आ रहे हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट सुनती आ रही है, विचार कर रही है, कुछ प्लान बना रही है, लेकिन उसको अल्टीमेट अनाउंसमेंट, अल्टीमेट उसका बजट, अल्टीमेट उसका एलोकेशन वो अभी तक हुआ नहीं है। हर बजट के समय हम यही चाहते हैं कि इस बजट में होगा, इस बजट में होगा, और वापस वो होता नहीं है। तो इस समय गवर्नमेंट ने पाम ऑयल मिशन का जो स्टेप लिया है बड़ा अच्छा स्टेप है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए अभी ये स्टेप लेना ज़रूरी है। और जैसे मेहता साहब ने कहा है कि इसमें अच्छा एलोकेशन देना ज़रूरी है, तो हमें देश में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मौका मिलेगा। ऐसे भी आप सरसों में देख रहे हैं, हमारी जो फसल हुआ करती थी 2 साल पहले 75-80 लाख टन की, वो लास्ट ईयर 110 लाख टन की फसल हुई है, और ये साल 115 से 120 की हो सकती है। तो कोई मिशन मोड में यदि ये मसला आ गया तो अगले 5 सालों में ये फसल 115-120 की 200 लाख टन तक चली जाएगी। और यदि ये फसल यहाँ तक पहुँच गई तो आज हमारा एडिबल ऑयल का जो इम्पोर्ट है, आप समझ के लिए 140 से 45 लाख टन का इम्पोर्ट ये साल अनुमानित है। तो ये इम्पोर्ट यदि हम लोकल प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे तो हर साल 10 लाख बढ़ते जाएगा, तो 5 सालों में ये इम्पोर्ट 200 लाख टन हो जाएगा। और हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई और इसको मिशन मोड में अनाउंस किया,
तो ये इंपोर्ट 140-45 का 150 पे आके रुक जाएगा और बाकी हमें 10 लाख टन हर साल जो नया तेल चाहिए होता है देश में, कंजम्पशन जो बढ़ रहा है, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, इकोनॉमी जो लोगों की इनकम बढ़ रही है उसको लेके वो एडिशनल 10 लाख टन हमको लोकल सोर्सेज से मिलेगा। बिल्कुल। तो हालत ये बन सकते हैं कि अगले 5 सालों में हम इंपोर्ट 145 से 50 करें और हमारा लोकल प्रोडक्शन आज जो 100 लाख है, 95 लाख है, वो 150 लाख तक पहुंच जाए। तो ये बातें हो सकती है। ओके, यानी कुल मिलाकर घरेलू बाजार में उत्पादन को बढ़ाने पर जोर देना होगा, क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, खपत बढ़ रही है, तो उससे आपको अपनी जो सेल्फ रिलायंस जो है वो उस पर फोकस करना होगा। सर हरेश सर, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा, आप मॉडल फार्मिंग की बात कर रहे थे, क्या मॉडल फार्मिंग से संभव है कि देश में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए और किस तरह से वो किया जाता है, और बाकी खाने के बाकी तिलहन के लिए भी क्या वो पॉसिबल है क्या? नमस्कार। सॉल्वेंट एसोसिएशन के माध्यम से पिछले 7 साल से हम लोग कैस्टर में मॉडल फार्म रन कर रहे हैं और पिछले 3 साल से मस्टर्ड में मॉडल फार्म रन कर रहे हैं। और हमारा मॉडल ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर एरिया लेके वहां पे स्पेयरली मॉडल्स खड़ा करते हैं, 1-1 एकड़ 2-2 एकड़ के, और जो एक मॉडल फार्म में उधर हम फार्मर्स को राइट जो लैब टू लैंड है और फ्रेम टू फार्मर है, ये दोनों चीज सिखाते हैं कि कैसे आप खेती करोगे, और वो खुद हमारे स्वयंसेवक उधर हाजिर रह के उनको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। और इसका नतीजा ये हुआ है कि हमने करीबन जो कैस्टर में प्रोडक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट 50% बढ़ाई है, जो नॉर्मली हुआ करती थी। जैसे पहले 1200, 1300, 1400 किलो पर हेक्टर आती थी, उसको हमने बढ़ा के आज 3500 तक लेके गए हैं। लेकिन एवरेज उसका फायदा 7 साल में ये हुआ है कि जो एकरेज है वो कम हो रही है, लेकिन पैदावार जो है वो कैस्टर की बढ़ रही है। सिमिलरली यही मॉडल हमने अप्रोच लिया था मस्टर्ड में, और वहां हमने यही सेम रिजल्ट दोहराए हैं, और यही हमको दोहराना जरूरी है ग्राउंडनट में, और मस्टर्ड में तो किया ही है, और जो भी है सोयाबीन में ये मॉडल सक्सेसफुल हो सकता है, ये मेरा मानना है। सो बेसिकली एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेटिव, फ्रेम टू फार्मर और लैब टू लैंड, ये कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा, और इसके लिए जो सॉल्वेंट कर रही है इसी तरह से काफी दूसरे एनजीओ को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सर सॉल्वेंट का जो काम ये कह रहे हैं, मॉडल फार्मिंग की बात कर रहे हैं आप, 60 साल से, मुझे लगता है कि देश का सबसे पुराना वेजिटेबल ऑयल एसोसिएशन होगा सी। लेकिन सर इतने सालों में फिर बीच में क्या दिक्कत आई कि हम इतने पीछे होते चले गए? हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी तो इतना ज़्यादा नहीं था 90s तक, अगर आप देखें तो अब इतनी तेज़ी से बढ़ा है। क्या सी से भी चूक हुई इस दौरान, या आप लोगों ने ग्राउंड पर उस तरह से काम नहीं किया? क्योंकि आपके मेंबर्स तो हर तरह के लोग हैं, एक्सट्रैक्टर से लेकर मिलर्स, रिफाइनर्स, हर कोई एक्सपोर्टर्स है, लेकिन जो आपकी आखिरी कड़ी किसान हैं उनसे आप कनेक्ट नहीं कर पाए। क्या आपके सेमिनार सिर्फ होटलों तक सीमित ज़्यादा रहे और ग्राउंड पर आप लोगों ने उस तरह का अवेयरनेस के लिए कुछ काम नहीं किया? वैसे मोहन जी 1992 में हमारी डिपेंडेंस 3% थी, और तभी इंपोर्ट ड्यूटी थी 90%, 90। उसके वजह से किसान को सही दाम मिल रहे थे, और किसान है धीरे धीरे ड्यूटी करके 0 तक लेके गए 5-10 साल में। और उसके वजह क्या हो, किसान को सही दाम मिलना नहीं मिल रहा, और वो दूसरे क्रॉप में चले गए। वही हम बार बार गवर्नमेंट को बोलते हैं, आप ड्यूटी ऐसी रखिए ताकि किसान को सही दाम मिले, रेमोटिव प्राइस मिले। ड्यूटी इतनी कम कर देते, किसान को दाम नहीं मिल रहा है, और अपने यहाँ क्या फार्म भी छोटे हैं, प्रोडक्टिविटी कम है, और अगर उसमें दाम भी नहीं मिलेंगे तो किसान कहाँ तक टिकेगा? तो वो सोचता है भाई मैं मूंगफली से कॉटन में चला जाओ, तो सोयाबीन से पल्सिस में चला जाओ। ऐसे ही हो रहा था भाई। 2 साल से थोड़ा ब्रेक लगा है, सही दाम मिलना शुरू हुआ है, और ये साल भी एमएसपी के ऊपर सोयाबीन के दाम भी है, मस्टर्ड के दाम है, और आप देखें उसके वजह से तो एरिया बढ़ा है। आज जब मस्टर्ड में लास्ट ईयर 92 लाख था, अब तक ये साल में 97 लाख हेक्टर मस्टर्ड में गए। रीज़न है कि अच्छी दाम मिल रहा है, और अच्छे दाम काम मिल रहे हैं जब गवर्नमेंट अपनी प्राइस लेवल ठीक रखे। तो गवर्नमेंट को बैलेंस करना चाहिए इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर और द फार्मर। अब तक हमने क्या किया है, ज़्यादातर लोग कंज्यूमर है उनको भी प्रमोट किया, कंज्यूमर का इसमें बात की है। कभी भी थोड़े भाव बढ़ जाते हैं तो चिल्लाना शुरू हो जाता है, कभी हमने किसान के बारे में नहीं सोचा है। अभी वक्त आ गया है कि हम किसान के बारे में सोचें। जो 80 रुपये का तेल था अभी भूल जाइए, 80 रुपये का 120-125 रुपये का तेल किलो होगा तो आप अच्छी दाम दे सकेंगे। और साथ में ड्यूटी में भी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि जो भी 5% के जीरो ड्यूटी है वो नहीं चलेगी, आपको ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी ताकि किसान को सही दाम मिले। ओके
सर भजोरिया साहब, आपसे अब जानना चाह रहा हूँ ड्यूटी रैशनलाइजेशन को लेकर। अलग अलग तेल के जब एक ही, अब खाने सब कोई, हर खाने का तेल एक ही है, उसके बाद भी खाने के तेल पे अलग अलग ड्यूटी स्ट्रक्चर क्यों है? क्या आपको नहीं लग रहा कि इस ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव होना चाहिए? और आप लोगों ने कभी पिच नहीं किया कि एक यूनिफॉर्म ड्यूटी स्ट्रक्चर होना चाहिए सारे ही खाने के तेल पर? देखिए, हम तो कहते आ रहे हैं, अभी गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर वो TRQ लगा दी थी सोयाबीन और सनफ्लावर पे। अभी सोयाबीन का तो विड्रॉ कर लिया अगले साल के लिए, तो अभी 5.5% ड्यूटी क्रूड पाम ऑयल पे है, और अभी 5.5% सोया ऑयल पे है, और 5.5% सन ऑयल पे है। तो क्रूड ऑयल पे तो सन ऑयल में TRQ है, इसके लिए ड्यूटी नहीं है, लेकिन यदि TRQ नहीं होता तो 5.5% ड्यूटी होती। तो क्रूड ऑयल, तीनों ऑयल पे एक ही ड्यूटी है, तो अभी वो उसमें कोई बदलाव नहीं है। और हमने गवर्नमेंट को ये कहा है कि आप इस ड्यूटी स्ट्रक्चर को सिमिलर रखिए सभी ऑयल के लिए, और क्रूड के लिए और रिफाइंड ऑयल के लिए। लेकिन क्रूड और रिफाइंड में जो है वो आप ऐसा गैप रखिए जिससे यहाँ की रिफाइनरी चले। आत्मनिर्भर भारत का जब प्राइम मिनिस्टर का स्लोगन है, तो उसको हमको ग्राउंड लेवल पे लाने के लिए यहाँ की रिफाइनरी, इसकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। जो 40, 50, 60% हमारी प्रोडक्शन चलती है, उसको 70, 80 लाना पड़ेगा। बिकॉज ओरिजिन में मलेशिया, इंडोनेशिया की रिफाइनरी है 70, 80% पे चल रही है। वहाँ की गवर्नमेंट की जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से जो रॉ मटेरियल है, क्रूड ऑयल है और रिफाइंड ऑयल है, तो वो लोग रिफाइंड ऑयल तो सस्ता ड्यूटी रख देते हैं और क्रूड ऑयल के लिए हाई ड्यूटी कर देते हैं। तो वहाँ गवर्नमेंट $70-80 का गैप कर दे रही है। तो हमारे यहाँ हालत ये हो रही है कि रिफाइंड ओलिन इंडिया में आज के दिन आप देखिए, आज का रेट मैं आपको बता रहा हूँ, आज के रेट में हमको CPO लेना हो फरवरी शिपमेंट का, तो फरवरी शिपमेंट का CPO हमको मिल रहा है $975 में, और फरवरी शिपमेंट का रिफाइंड प्रोडक्ट, रिफाइंड ओलिन हमको लेना है तो मिल रहा है $955 में, $20 सस्ता मिल रहा है। तो यहाँ की रिफाइनरी को जब इंडिया में फिनिश प्रोडक्ट $20 सस्ता आ जाएगा रॉ मटेरियल से, तो रिफाइनरियों की प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी यहाँ? तो गवर्नमेंट को रिफाइंड ऑयल की ड्यूटी को बढ़ाना जरूरी है। गवर्नमेंट को जो क्रूड और रिफाइंड में जो आज गैप है सिर्फ 7.25% का, उसको करीबन 12.5 या 15% करना जरूरी है, तभी जाके यहाँ की रिफाइनरियाँ चलेगी। तो ये बात भी गवर्नमेंट को एसोसिएशन ने बोल रखी है, इसको बजट में एड्रेस कर दें तो बड़ी अच्छी बात है, वो हम चाहते हैं। और बाई चांस यदि बजट पेपर बन चुके हैं और उसमें एड्रेस नहीं कर पाए हैं, तो भी बजट के बाद जो बजट पे चर्चा होती है, भाषण होता है पार्लियामेंट में, उस समय उस मैटर को टेकअप करके 31 मार्च के पहले इसको रिफाइंड ऑयल की ड्यूटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। ओके, यानी रिफाइंड और क्रूड पाम तेल का जो ड्यूटी स्ट्रक्चर, उसमें जो गैप है, जो ड्यूटी का जो डिफरेंस है, उससे नुकसान ये हो रहा है कि घरेलू रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पर बंद होने की कगार पर हो रही है, क्योंकि इंडोनेशिया का जो ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगाते हैं वो रिफाइंड पे कम लगाते हैं और क्रूड पाम पर ज़्यादा लगाते हैं। तो उससे यहाँ के जो इंपोर्टर्स हैं उनके लिए सस्ता हो गया है रिफाइंड इंपोर्ट करना, और क्रूड पाम तेल महंगा हो गया है। तो ऐसे में कोई भी बना बनाया तेल ही इंपोर्ट करना चाहेगा, और इसका नुकसान घरेलू इंडस्ट्री पे हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट पे हो रहा है। तो इंडस्ट्री चाह रही है, जो एसोसिएशन है सी की तरफ से यही डिमांड है कि इसको जल्द से जल्द ड्यूटी डिफरेंस को बढ़ाया जाए। हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी जी भी है। सर, हम डिमांड और सप्लाई की और कंजम्पशन के लेवल की बात कर रहे थे घरेलू बाजार में। सर, आप लंबे समय से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, क्या लग रहा है क्यों कंजम्पशन जो हमारा जो लेवल जो लगातार बढ़ रहा है और प्रोडक्शन का लेवल, इसमें गैप क्यों क्रिएट होता जा रहा है? सर, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले 2 साल में हम लोगों का कंजम्पशन काफी कुछ स्टैटिक रहा है बिकॉज ऑफ कोविड। ये मैं समझता हूँ कोविड के बाद पहला साल होगा कि अपने कंजम्पशन में हम लोग इजाफा देख रहे हैं, और इस साल हम लोगों का ये कैलकुलेशन है कि रफली 5% अपना इंक्रीज होगा। और जहां तक आप ये कहना है कि हिंदुस्तान का कंजम्पशन क्यों बढ़ रहा है, तो देखिए अपने यहाँ की इनकम लेवल्स भी बढ़ रही हैं, और इनकम लेवल्स बढ़ने के साथ साथ खाना भी सुधरता है। और आज भी इन सब चीजों के बावजूद भी हिंदुस्तान का जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो आज भी 17 किलो के आजू बाजू में है, जो कि कोई बहुत ज्यादा नहीं है और दुनिया के मुकाबले में काफी कम है, मतलब जो डेवलप्ड देश है उनके मुकाबले में। मैं समझता हूँ ये गैप तो आने वाले दिनों में बढ़ता रहेगा अगर अपने यहाँ का खुद का लोकल प्रोडक्शन ऑयल सीड का उसमें इजाफा नहीं हुआ। तो हम लोगों का तो बहुत सालों से ये डिमांड रही है, और थोड़ा बहुत उस पर मैं समझता हूँ गवर्नमेंट में एक्शन भी हुआ है कि अपने यहाँ जो ऑयल सीड है उसको बढ़ावा देना ही पड़ेगा। अभी जैसा संदीप ने बताया और मेहता जी ने बताया, पाम को तो गवर्नमेंट ने पूरा थ्रस्ट दिया है। मस्टर्ड को जो थ्रस्ट देना चाहिए पंजाब और हरियाणा में,
हम लोगों का ये कहना था कि गेहूं और चावल का रकबा आप थोड़ा सा घटाइए और उसकी जगह मस्टर्ड को या उसके साथ खरीफ के अंदर मक्के को या सनफ्लावर को, इसको आप बढ़ावा दें, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में वो कहीं बेहतर होगा। पर गवर्नमेंट इस समय मैं समझता हूँ अब उनको समझ में आ रहा है कि आज जो 1.5 लाख करोड़ का अपना एडिबल ऑयल का बिल हो गया है, तो वो हो सकता है कि इस बजट में कोई न कोई एक्शन हो। और जैसा अभी संदीप जी भी बोल रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर हम लोग अपने मेक इन इंडिया की बातें करते हैं और आत्मनिर्भरता की बातें करते हैं, तो ये जरूरी है कि फिनिश गुड्स का इंपोर्ट हिंदुस्तान में रेस्ट्रिक्ट हो और कच्चे माल का ज्यादा हो। इसका मतलब सिंपली ये है कि ओलिन का इंपोर्ट हिंदुस्तान में डिस्करेज होना चाहिए। और मैं तो यहां तक बोलूंगा कि उसको पहले जैसे रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल रखा था गवर्नमेंट ने, वो वापस उसको रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल देना चाहिए। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने इतने सालों से, इतने दशकों से अपने अर्बन कंज्यूमर को, जिसकी की आवाज थोड़ी ज्यादा होती है और आप लोग टेलीविजन वाले भी उनकी आवाज ज्यादा सुनते हैं, उसको जरूरत से ज्यादा हम लोगों ने पैम्पर किया है अपने किसानों की जगह। तो इसलिए जरूरी है कि ऑयल सीड के फार्मर को इंसेंटिव दिया जाए। इसके लिए ये भी जरूरी है कि एडिबल ऑयल के इंपोर्ट की जो ड्यूटीज हैं वो हाई रखी जाए, जिससे कि डोमेस्टिक में उसको एडिक्वेट इंसेंटिव मिले अपना रकबा और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का। और एक लास्ट में एक चीज और जरूर बोलना चाहूंगा कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी के सीड्स हैं, उसके ऊपर हिंदुस्तान में इतनी मर्तबा चर्चा हो चुकी, इतने दशकों से चर्चा हो चुकी है। हम लोग सब जेनेटिकली मॉडिफाइड तेल खाते हैं और सब, मतलब आज हिंदुस्तान का जितना वो है क्या कॉटन, वो पूरा जेनेटिकली मॉडिफाइड है। पर कहीं ना कहीं जो एनजीओज हैं और जिनका जो सुप्रीम कोर्ट में या इधर उधर चले जाते हैं और स्टे लगा देते हैं, मैं समझता हूँ इन सबको गवर्नमेंट को पूरे उसके साथ अपोज करना चाहिए और जीएम को हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे कि अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़े। ओके सर, चतुर्वेदी जी, सर आपसे एक और सवाल मेरा होगा। एक पहला तो ये कि जो कंज्यूमर, किसान भी कंज्यूमर्स ही है, वो कोई भी खेती करे उनको भी तो वो भी खाने का तेल तो खाएंगे ही, तो उनके लिए भी सस्ता चाहिए, तो उनको भी नुकसान ही होगा अगर दाम ज़्यादा बढ़े। लेकिन सही बात है, अगर किसान खेती कर रहे हैं तो उनको बेहतर भाव नहीं मिलेगा तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा। लेकिन सर अब बात कर लेते हैं ऑयल सीड एक्सटेंशन प्रोग्राम जो सरकार की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसमें प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए कैसे उस प्रोग्राम को आगे ले जा सकता है, आप क्या चाह रहे हैं, कैसे उस मुहिम को आगे ले जा सकते हैं? नहीं, देखिए अभी हमारे हरीश भाई ने भी आपको बताया कि कैस्टर के अंदर और मस्टर्ड के अंदर एसोसिएशन की तरफ से हम लोग काफी एक्टिविटी कर रहे हैं। पर एसोसिएशन के जो वो है क्या नाम, पैसों की ताकत वो एक लिमिटेड होती है। और अगर उसका दूरगामी अपने को इम्पैक्ट चाहिए तो ये जरूरी है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले। हम लोग गवर्नमेंट से ये कहते रहे हैं कि आप अब जो नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड या फिर मस्टर्ड मिशन जो आप लोग लॉन्च करने की बातें कर रहे हैं, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी आप इन्वॉल्व कीजिए। सी कमिटेड है और सी के पास अब पिछले इतने 5-7-8 सालों में हम लोगों को एक एडिक्वेट तजुर्बा भी हो गया है कि किस तरह प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। तो हम लोगों का तो गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि हम लोगों को भी आप हाथ मिला के अगर चलेंगे तो हो सकता है कि इसका परिणाम दूरगामी हो और जल्दी आए और हिंदुस्तान में जो ऑयल सीड मिशन है वो कामयाब हो। वरना तो वो क्या है, वो सरकारी फाइलों में डर ये रहता है कि सरकारी फाइलों में उलझ के ना रह जाए, तो ग्राउंड पे उसका कोई एक्टिव एक्शन ही ना दिखाई दे। ओके, चलिए अब इस मुद्दे के बाद अब बात होती
कि बजट से किस तरह की डिमांड और किस तरह की उम्मीद इस बार है इंडस्ट्री की। सबसे पहले सर, कैस्टर इंडस्ट्री के लिए आप क्या चाहिए? एक बढ़िया इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल इस्तेमाल इतना एक्सटेंसिव इस्तेमाल है, चाहे वो लुब्रिकेंट हो, फार्मा इंडस्ट्री से हो, केमिकल इंडस्ट्री से हो, ब्यूटी, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, तमाम तरह के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं और लीडिंग प्रोड्यूसर भी हैं हम, लेकिन उसके बाद भी उस तरह का माइलेज अभी तक कैस्टर सीड इंडस्ट्री को नहीं मिल पाया। क्या करने की जरूरत है और सरकार से क्या डिमांड है आप लोगों की? कैस्टर एक्चुअली जो है वो तिलहन जरूर है, लेकिन एक इंडस्ट्रियल ऑयल है। जैसा आपने राइटली बताया कि लुब्रिकेंट में जाता है, कॉस्मेटिक में जाता है, तो इसमें जो है कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट रहते हैं वो है पेट्रोकेमिकल बेस्ड कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स, और उसके मुकाबले ये हमारी जो कैस्टर की प्रोडक्ट है या ऑयल है वो प्राइस वाइज कॉम्पिटिटिव नहीं है। तो ये प्राइस वाइज तभी ही कॉम्पिटिटिव होगी कि जब हम इसको एक राइट प्राइस पे प्रोड्यूस कर पाए, और राइट प्राइस पे प्रोड्यूस करने के लिए ये जरूरी है कि हम जो यील्ड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट सी ने उठाया है इसको तवज्जो दे, उसको फंडिंग करे और तेजी से बढ़ावे, तो कैस्टर की पैदावार बढ़ेगी फार्मर के लिए इन टर्म्स ऑफ यील्ड, और उसकी आमदनी घटेगी नहीं, आमदनी इनफैक्ट बढ़ जाएगी। और जब आमदनी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो वी विल बी वेरी कॉम्पिटिटिव टू कॉम्पीट अगेंस्ट द petrochemical based products which are competing with us in the industrial sector. लीडिंग प्रोड्यूसर होने के नाते छोटा ही जवाब चाहूंगा आपसे, तो बाकी देशों के मुकाबले वहां तो कोई कंपटीशन इंटरनेशनल मार्केट में होगा नहीं, तो फिर बेहतर प्राइसिंग बाकी इंडस्ट्री में आप लोग क्यों नहीं क्लॉक कर पा रहे हैं, बाकी जहां पे डिमांड होगी इसकी? नहीं सर, मैं बोला ना कॉम्पिटिंग, वी आर इंडस्ट्रियल ऑयल, तो हम कॉम्पीट कर रहे हैं पेट्रोकेमिकल बेस्ड और कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट के सामने कॉम्पीट कर रहे हैं, तो उनकी जब प्राइसिंग बाकी फार्मा के लिए भी है और हाँ, तो ये है कि यील्ड इंप्रूव होगा तो प्राइसेस कंट्रोल में रहेंगे, प्राइसेस जब कंट्रोल में रहेंगे ऑयल के और उसके प्रोडक्ट के, देन विल बी एबल टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव। क्या चाह रहे हैं क्या मिले कैस्टर? यील्ड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट तुम सपोर्ट करो, और इसका यील्ड जो है वो इंप्रूव होने से तब पैदावार बढ़ेगी और आमदनी बढ़ेगी, एंड विल बी वेरी कॉम्पिटिटिव टू कॉम्पीट विद द कॉम्पिटिंग अपना सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। मेहता साहब, बजट से आप लोगों की क्या उम्मीद है? क्या लग रहा है कि बजट में इस बार क्या होगा? क्या ड्यूटी में बढ़ोतरी की संभावना लग रही है आपको? ड्यूटी में संभावना है, हमने रिप्रेजेंट भी किया है, जैसे बजोरिया साहब ने भी बताया कि ड्यूटी डिफरेंस बढ़ाना चाहिए। हम चाहते हैं कि सीपीयू की ड्यूटी वही रहे 5%, मगर ऑल इन की ड्यूटी जो 12.5 है वो 20% किया जाए इनडायरेक्ट ड्यूटी, ताकि ड्यूटी डिफरेंस 20% का। हमारी एक ही नहीं, और कुछ ज्यादा डिमांड भी नहीं है। बजोरिया साहब, आपकी डिमांड सर? देखिए, हमारी डिमांड भी सिमिलर है, और अभी बजट को बहुत ही कम दिन बाकी है, और चाह तो रहे हैं ये 3 चीजें कि प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अलोकेशन होए। दूसरी बात, हमारी ड्यूटी जो है रिफाइंड ओलिन की वो बढ़े, क्रूड और ओलिन में गैप बढ़े। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडस्ट्री के लिए। तीसरी बात है, गवर्नमेंट ने स्टॉक कंट्रोल लिमिट तो हटा दी है, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं, और दूसरे बहुत सारे बॉटलनेक्स गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिए हैं। फ्यूचर स्टेडिंग शुरू करना बहुत जरूरी है, और वो उस पर अब गवर्नमेंट ने वापस बैन एक्सटेंड कर दिया है, वो गलत काम हुआ है। मैं उसी पे आना ही चाह रहा था। मुझे लग रहा है गवर्नमेंट को इसमें बहुत सीरियसली सोचना चाहिए, बजट में करें या बजट सेशन में करें, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग को खोलना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं बोलता हूँ, नहीं करेंगे तो मस्टर्ड के किसान जो है, मस्टर्ड का अभी जब क्रॉप इतना बड़ा है, मस्टर्ड जब मार्च में मस्टर्ड का पीक प्रोडक्शन मार्केट में आएगा, मंडियों में आएगा, वो सपोर्ट प्राइस के नीचे मस्टर्ड का सीड का भाव जा सकता है। और ऐसी सिचुएशन में मस्टर्ड सीड और मस्टर्ड किसानों को सपोर्ट करने के लिए फ्यूचर्स ट्रेडिंग मस्टर्ड में और इनमें शुरू करना जरूरी है, और रिफाइंड ओलिन की ड्यूटी भी बढ़ाना जरूरी है। तब जाके मस्टर्ड के किसान जो है उनको कोई राहत मिलेगी, नहीं तो मस्टर्ड के किसान मस्टर्ड ग्रोइंग सब स्टेट्स में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में एजिटेशन करेंगे। ये मैं गवर्नमेंट को पहले से ही बताना चाहता हूं। हम इंडस्ट्री से, हम ग्राउंड से जुड़े हुए, हमको पता है क्या हालत बनने वाला है आगे, क्या क्रॉप है और क्या कीमत चल रही है। इंटरनेशनल मार्केट रोज गिर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट पिछले 15 दिनों में इंटरनेशनल मार्केट करीबन आप समझिए 12 से 14 रुपए किलो गिर गया है। तो मस्टर्ड कमोडिटी में डेफिनेटली कम से कम उस तरह के हेजिंग के प्लेटफॉर्म तो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि प्राइस रिस्क इतना ज्यादा होता है, कीमतों में उतार चढ़ाव का जोखिम इतना ज्यादा होता है। अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं तो आप हेजिंग कैसे कर पाएंगे? चतुर्वेदी जी, आपकी बजट से क्या उम्मीदें हैं? आपके मार्केट सोर्सेस क्या बता रहे हैं? आपकी इंडस्ट्री के लिए क्या आ रहा है इस बार बजट में? देखिए, हमारी इंडस्ट्री का जैसे मेहता जी बोले ना, बहुत ज्यादा हम लोगों की कोई ख्वाहिशें नहीं है। एक ही सबसे बड़ी ख्वाहिश है, वो कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग को आप वापस इंट्रोड्यूस कीजिए, वरना इतनी जो उठापटक होती है बाजारों में, ये लोगों को इस फील्ड से हटने पे मजबूर कर रही है बहुत ज्यादा। सेकेंडली,
हम लोग चाहते हैं कि जो अभी फूड सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन है वो केवल गेहूं और चावल तक सीमित होकर रह गई है। हम लोगों का मानना है, हम लोगों की ख्वाहिश है कि इसमें आप एडिबल ऑयल सिक्योरिटी को भी इंक्लूड कीजिए, क्योंकि आज गेहूं और चावल से अकेले खाना नहीं बनता, उसके लिए तेल भी जरूरत होती है। और अगर तेल जरूरत होती है तो फोकस आएगा नेशनल मिशन की तरफ भी, फोकस आएगा अगर इसकी फूड सिक्योरिटी की आपने डेफिनेशन बदल दी। दूसरा एक और मैं मुद्दा बोलना चाहता हूं कि अभी गवर्नमेंट ने सोयाबीन ऑयल को टीआरक्यू नेक्स्ट ईयर का कर दिया कि 0 रहेगा टीआरक्यू के अंदर कुछ। मुझे ये नहीं समझ में आता कि आपने सनफ्लावर के ऊपर टीआरक्यू अभी क्यों लागू रखा है। उसको भी हटना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सनफ्लावर को बहुत ज्यादा एनकरेज करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ सोया, वो भी मैं नहीं समझता कोई बहुत होशियारी वाली बात होगी। तो टीआरक्यू ऑन सनफ्लावर ऑयल भी खत्म होना चाहिए, जैसे कि सोया पे खत्म हो रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिफाइंड ऑयल्स का इंपोर्ट हिंदुस्तान में या तो बैन हो जाए या रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, जिससे कि यहाँ की इंडस्ट्री को वापस जान आए। ये हम लोगों की इल्तिजा है, ख्वाहिशें हैं। और गवर्नमेंट आखिरी सवाल होगा। जी जी जी, नोटेड सर, नोटेड। मेहता जी, आपसे आखिरी सवाल होगा। पाम तेल प्रोडक्शन को लेकर लगातार कोशिश हो रही, कई सारी अपनी इंडस्ट्री भी है जो यहाँ पर उस पर काम भी कर रही है। क्या लग रहा है कब तक इसके उत्पादन में तेजी आएगी और क्या उम्मीद करें, क्या लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं? छोटा जवाब। आज 3.5 लाख हेक्टर में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो 3 लाख का सीपीओ प्रोड्यूस कर रहे हैं। गवर्नमेंट का टारगेट है कि भाई 25-26 1 मिलियन और बाई 2030 1.8 मिलियन का सीपीओ का प्रोडक्शन कंट्री में हो। और उसके लिए जो बड़ा प्रोग्राम लिया है, खास करके एक जरूर कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने काफ़ी आगे रहा है। तेलंगाना ने जो प्रोग्राम दिया है, कुछ 4 लाख हेक्टर अगले 5 साल में वो बढ़ाना चाहते हैं, खासकर पे क्योंकि वहाँ राइस की प्रॉब्लम, ज़्यादा राइस बन रहा है, तो राइस को डाइवर्ट करना चाहते हैं ऑयल पाम में। सेम वे आज हमारा जो शॉर्टेज है ऑयल सीड की, और यहाँ पंजाब हरियाणा में गेहूँ का इतना गेहूँ बन रहा है, राइस बन रहा है, एक्सेस बन रहा है। तो हमने भी एक प्रपोजल दी है कि भी जो रैपसीड मस्टर्ड का शिफ्टिंग हो, गेहूं से रैप मस्टर्ड में शिफ्टिंग हो, और उसके लिए किसान को 2 साल तक कुछ इंसेंटिव दिए जाए ताकि उनको शिफ्ट हो जाए। वो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करके एक्सेस जो है गेहूं उससे कम हो और मस्टर्ड एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। ओके, यानी अगर तेल तिलहन इंडस्ट्री को बढ़ाना है तो इंसेंटिव आपको देना ही पड़ेगा, ताकि जो बाकी ग्रेन्स की जगह पे यहाँ पर एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन बढ़े। ये कुछ मांगे हैं। साथ ही रिफाइंड तेल पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ाया जाए, ड्यूटी का डिफरेंस बढ़ाया जाए क्रूड पाम तेल के मुकाबले। और साथ ही बाकी एक डिमांड ये है कि फ्यूचर्स जो बैन किए जा चुके हैं खाने के तेल में, जो इंटरनेशनल लिंक्ड कमोडिटीज़ है, उसमें जल्द से जल्द फ्यूचर्स का मार्केट शुरू किया जाए। ये कुछ अहम मांगे हैं बजट में। देखते हैं इंडस्ट्री की कितनी मांग पूरी होती है बजट के बाद भी। हालांकि रूम पूरी तरह से खुले रहेंगे, सरकार किस तरह से फैसले लेती है। शुक्रिया मेहता साहब आपका, बजोरिया जी आपका, व्यास सर आपका और चतुर्वेदी जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला।